जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके आसान एसएसटी क्लासेज में। आज अपन पढ़ रहे हैं बेटा 10th क्लास का तीसरा चैप्टर जो लोकतांत्रिक राजनीतिक भूगोल का होने वाला है। यानी मंदिर मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट लिया भगवान को, धरती बांटी आकाश बांटा, मत बांटो इंसान को। तो अपन पढ़ रहे हैं कि मतलब अपन ने मंदिर मस्जिद सबको अलग अलग बांट दिया है, धरती आसमान अपन ने बांट दिए, पर इंसान को मत बांटो, इंसान के धर्मों को मत बांटो, इंसान की अलग अलग जातियां मत करो, इंसान को राजनीतिक तौर से मत बांटो, समाज में मत बांटो। मतलब इंसान को एक रहने वाले हो, तो अपन इंसान किस प्रकार से बंटा हुआ है, कैसे बंटा हुआ है, वो अपन पढ़ेंगे इसमें तीसरे चैप्टर में। और ये राजनीतिक भूगोल जो 10वीं क्लास का है, 1 घंटे का चैप्टर होने वाला, पूरा आपके आने वाला। पूरी राजनीतिक भूगोल ही बेटा 5 घंटे की, और 5 घंटे में आप बोर्ड में 20 नंबर फिक्स कर लो। तो आपने 2 चैप्टर नहीं देखे तो पहले क्लास में जाके देखे। और आज अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जाति धर्म और लैंगिक मसले। यानी जाति के आधार पे अपना समाज बंटा हुआ है कि नहीं बंटा हुआ है, धर्म के आधार पे बंटा हुआ है कि नहीं बंटा हुआ है, किस प्रकार से बंटा हुआ है, सरकार इनके लिए क्या प्रयास कर रही है, और अपने सामान्य जीवन में ये चीजें क्या है। लैंगिक जाति आपको पता बेटा जन्म पर आधारित होती है। जाति एक जन्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है, जो कि जिस घर में अपन ने जन्म लिया वो अपनी क्या हो जाती है, जाति। जाति से पहले जो व्यवस्था थी वो वैसी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। कैसी व्यवस्था थी बेटा, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, कर्म पे। कर्म पे कैसे, जैसे जो काम करता था उसका वर्ण वैसा हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है कि अपन लकड़ी का काम कर रहे हैं और अपनी जाति चेंज हो जाए, नहीं। अपन सोने का काम करें, अपनी जाति नहीं होगी। अपन अभी जो सामाजिक व्यवस्था है जन्म के आधार पे चलती है। जिस घर में आपने जन्म ले लिया, फिर आप काम कैसा भी करो। पर प्राचीन समय में क्या होता था, वर्ण व्यवस्था थी जो क्रम पर आधारित थी। इसमें 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे बेटा, 4। ब्राह्मण वर्ण होता था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 होते थे। इनका लिखाना पढ़ाना और यज्ञ करना ये काम होता था। क्षत्रिय यज्ञ करवाना, युद्ध वगैरह करना, युद्ध विद्या वगैरह सीखना क्षत्रिय का होता था। और वैश्य किसान वगैरह व्यापार करना इनका कार्य होता था। शूद्र इन तीनों की सेवा करता था। तो इनके जैसे आप समझ सकते हो कि मेरे पिताजी क्या है, युद्ध में गए हुए या सेना में भर्ती हो रखे, तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे। और अगर मेरे भाई पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। इसका बेटा अगर व्यापार वगैरह कर रहा है तो वो क्या हो गया, वैश्य हो गया। यानी काम के आधार पे क्या बंटे हुए थे, वर्ण बंटे हुए थे। अब ऐसा नहीं है, अब जाति जन्म के आधार पे बंटी होती है। और समाज में बहुत सारी जातियां, जातियों में भी बहुत सारी उपजातियां है। और धर्म, धर्म अपना क्या है, धर्म मतलब धर्म वैसे तो मतलब 6 धर्म है मुख्य। भारत में कितने, 6 धर्मों में बांटा गया। सबसे ज्यादा हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन है। 6 धर्म ऐसे बांटे हुए। और लैंगिक समान मसले का मतलब है महिला और पुरुष में बांटना। महिला और पुरुष को अलग अलग क्षेत्र में बांट देना, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो। इन दोनों का विभाजन हो जाना, अलग अलग हो जाना, अलग अलग कार्य बताना, इनका लैंगिक विभाजन हो गया। जबकि सही रूप में अपन देखें तो जाति क्या होती है बेटा, जाति एक ही है। विज्ञान के तौर से तो जाति क्या है, एक ही है। अपन सब क्या है, मनुष्य। जाति एक ही होनी चाहिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य। धर्म क्या होना चाहिए, इंसानियत का। धर्म क्या होना चाहिए, धर्म एक ही होना चाहिए। फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी हो, इंसानियत का धर्म होना चाहिए। और लैंगिक क्या है, लैंगिक में 2 हो गए कैटेगरी, महिला और पुरुष। पर इनको क्या होना चाहिए, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, समानता का व्यवहार होना चाहिए, समानता के अधिकार होने चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, लैंगिक मसले, लैंगिक भिन्नता, महिला पुरुषों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी अब नोटबुक ले लेना और शुरू हो जाना लिखना वगैरह, ठीक है। साथ साथ में लिख लेना मेरे। ये है अब आपके किताब में अपन शुरू जैसे पढ़ रहे थे ना बेटा, वैसे ही पढ़ेंगे।
लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर आपका है एक लाइन टू लाइन में पढ़ाने वाली हूं, तो आप ध्यान से पढ़ लेना। ये देखो, ये आपका शुरू में क्या दे रखा है, परिचय दिया हुआ, परिचय दिया हुआ है ना, तो परिचय को अपन ध्यान से पढ़ रहे हैं। परिचय किसका, ये ही जो मैंने अभी आपको बताया, धर्म जाति और लिंग का, है ना। तो देखो, आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी कि हाँ हमें लाइन टू लाइन चैप्टर कंप्लीट करवाया मैम ने। देखो, सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, यानी समाज में विविधता होना धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और धर्म लिंग के आधार पे कोई खतरा नहीं है, पर वो सब मिल के रहे, समान, एक दूसरे के समानता का व्यवहार करे या एक दूसरे का सम्मान करे, तभी लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, बाकी खतरा रहता ही है। राजनीति में सामाजिक असमानता की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है, कई बार तो ये अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभ कर भी होती है। इस अध्याय में विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के अंदर परखने की कोशिश करेंगे। यहाँ सामाजिक विभाजन यानी समाज को किस प्रकार से विभाजन किया गया, समाज को किस प्रकार से बांटा गया, और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानता पर गौर करेंगे। 3 कौन सी बेटा, एक तो धर्म के आधार पे होने वाली सामाजिक भेदभाव, एक जाति के आधार पे होने वाले भेदभाव और एक लिंग के आधार पे महिला पुरुषों में होने वाले भेदभाव। अपन इसमें 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, या तो धर्मनिरपेक्षता क्या है समझा दो, या जाति के आधार पे भारतीय समाज में कैसे असमानता पाई जाती है, लिंग के आधार पे निजी और सार्वजनिक असमानता या कार्य में समानता असमानता वगैरह लिंग पूछा जाएगा आपको। तो ये 3 क्वेश्चन बनेंगे अपने। ये धर्म लिंग जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं, ये विषमताएं कैसी है, किस तरह में राजनीति में अभिव्यक्त होती है, और हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि असमानता पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र में लाभदायी है या नुकसानदायक है, यानी लोकतंत्र में ये भिन्नता पाना सही है या नहीं है। देखो, भिन्नता एक चीज की है कि हाँ महिला और पुरुष अलग अलग है, वो ठीक है, पर इसमें दोनों के साथ में कार्यों में ये किसी प्रकार का भेदभाव करना वो सही नहीं माना जाएगा। अब देखो, लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले का मतलब है लिंग, महिला और पुरुष के मसले और उसमें की जाने वाली राजनीति। जबकि भारत में आधी जनसंख्या महिला की है, तो अधिकार देने के क्या आधे अधिकार महिलाओं के होने चाहिए, आधे अधिकार पुरुषों के होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ना तो महिलाओं को शिक्षा में अधिकार मिला हुआ है, ना ही काम के प्रति अधिकार है, ना ही राजनीति में इनको आधी भागीदारी दी जाती है। इसीलिए अपन यहाँ किताबों के द्वारा पढ़ के और शिक्षा लेके अपन समझ सकते हैं कि अपनी आधी आबादी है तो ये भी क्या है, बराबर का हक है, इनका भी बराबर का अधिकार है। तो देखो, एक आप यहाँ से नोट कर लो बेटा, लैंगिक असमानता ही असली आजादी है। सही बात, सही समाज या मजबूत समाज कौन सा होने वाला है, जिनमें लैंगिक असमानता नहीं है, लिंग में समानता पाई जाती है, महिला पुरुषों को समान माना जाता है, वही समाज मजबूत बनता है और वही देश विकसित होता है और वही देश आगे बढ़ता है। अगर लिंग में असमानता पाई जाएगी तो वो देश कहीं ना कहीं पीछे रहने वाला है। तो शिक्षा में भारत में देखो, शिक्षा के प्रति कितना असमानता पाई जाती है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, लैंगिक मसले या लैंगिक असमानता के ये निजी और सार्वजनिक का विभाजन, यानी निजी का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है। निजी का मतलब होता है अपने कार्य, निजी का मतलब क्या होते हैं, अपने खुद के काम, और सार्वजनिक का मतलब है कि आप बाहर कोई ऐसा काम करने जा रहे हो या सबका काम कर रहे हो जिसके बदले आपको क्या मिल रहे हैं, पैसे। यहाँ जो निजी काम कर रहे हैं, खुद के काम कर रहे हैं, इनको कोई पैसे नहीं दिए जाते। तो निजी काम सबसे ज्यादा कौन करती है, अपनी मम्मी। घर में कौन करती है, अपनी मम्मियां करती है, अपनी घर की औरतें करती है, महिलाएं करती है। तो उनको किसी भी प्रकार से पैसा नहीं दिया जाता है, चाहे वो 15 घंटा काम करे, चाहे 10 घंटा काम करे। और जो सार्वजनिक कार्य है अपने ज्यादातर पुरुष समाज के द्वारा किया जाता है, जिसके बदले उनको पैसा मिलता है। तो पैसा मिल रहा है तो पैसों से उनके अधिकार ज्यादा है। और अपना देश ही क्या है बेटा, पितृ
प्रधान। कैसा देश है? पितृ प्रधान। पितृ प्रधान का मतलब क्या है? महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार मिलना क्या है? पितृ प्रधान। यानी महिलाओं को पुरुषों के बावजूद कम मिलता है, अधिकार कम दिए जाते हैं, तो वो जो कम दी जाती है तो वो देश कहलाएगा। यानी पुरुष को सर्वोच्च माना जाएगा, या पुरुष को ऐसे, महिला और पुरुष को ऐसे माना जाता है, दोनों को समान नहीं माना जाता है, वो पितृ प्रधान देश है। तो आपको समझ में आ गया होगा। निजी और सार्वजनिक का मतलब है, निजी का मतलब है घर में काम करने वाली अपनी मम्मियां वगैरह, यानी जो खुद का प्राइवेट काम करती है, सुबह से शाम लगा के घर का काम, इनको किसी भी प्रकार की सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है काम की। और सार्वजनिक का मतलब है अपने पापा लोग जो घर से बाहर जाके, भाई लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो क्या है? सार्वजनिक है। पर अब धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो समानता आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि निजी और सार्वजनिक काम में अब काम में क्या हो रहा है? बंटवारा कम हो रहा है, दोनों कर रहे हैं। और शिक्षा के प्रति, ये तो काम के प्रति हो गया। शिक्षा के प्रति देखो, राजस्थान में महिलाएं कितनी प्रतिशत पढ़ी हुई है? 52%। जबकि मतलब पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिला कम। शिक्षा में भी क्या है बेटा? असमानता। यानी महिलाओं को कम पढ़ाया लिखाया जा रहा है। अभी भी गाँव में लड़कियों को हाई एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता या नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? गाँवों में तो कॉलेज वगैरह होते नहीं, और भारत की ज्यादातर जनसंख्या क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। तो उनमें मतलब हाई एजुकेशन नहीं होती है। तो देखो, जनसंख्या में अपन 50-50% है महिला और पुरुष, पर शिक्षा में 50% महिलाएं अभी भी पढ़ी लिखी नहीं है। भारत में इनका साक्षरता प्रतिशत है 65.46। यानी ये तो राजस्थान की हो गई है, भारत में महिला का साक्षरता। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुष के पीछे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। क्या कहलाएगी बेटा? लिंगानुपात। 1000 पुरुष के पीछे महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी? लिंगानुपात। यानी 1000 पुरुष है, उसमें पीछे महिला कितनी है? देखो, राजस्थान में तो 928 है। कितनी है बेटा? 928। तो यहाँ कितनी कम पड़ रही है? भारत में कितनी है? तो ये क्या लिख दिया? 941 है ना। तो भारत में कितनी बेटा? 941। तो ये भारत की है, तो भारत में भी लिंगानुपात क्या है? कम है। यानी 1000 पुरुष के पीछे भी 70-80 महिलाएं कम हो रही है। तो इतनी जनसंख्या है तो कितनी महिलाओं की संख्या कम है? क्यों कम है? कहीं ना कहीं ये समाज में अशिक्षा के कारण चीजें हो रही है। अब है समान वेतन का अभाव। यानी समान वेतन भी नहीं दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि महिलाएं अपनी मम्मी वगैरह घर में काम करती है तो उनको वेतन नहीं मिलता। अगर कोई महिला बाहर जाके भी निजी काम करती है, निजी प्राइवेट में, तो जो सरकारी काम होते हैं ना बेटा, उसमें तो इक्वल माना गया, महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए और समान भी वेतन दिया जाता है। जबकि यहाँ पे मतलब जो निजी काम होते हैं या प्राइवेट काम होते हैं, या किसी के जैसे खेत में काम करने के लिए अपनी मम्मी गई है और पापा भी गए हैं, तो मम्मी को कम मजदूरी मिलेगी, पापा को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। या कहीं मकान बन रहा है, चुनाई का काम है, तो भी ज्यादा पैसे पुरुषों को मिलेंगे, कम महिलाओं को मिलेंगे। तो ऐसे लेके जो निजी कामों में और सार्वजनिक कामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। शिक्षा में अंतर होता है, लिंगानुपात में अंतर होता है, समान वेतन का अभाव होता है, और श्रम का विभाजन पाया जाता है। श्रम का विभाजन का मतलब होता है काम करने के। जैसे आपने किसी को चुनाई करते हुए देखा है क्या? कोई लेडी चुनाई कर रही है, मतलब मकान की जो कारीगर काम करता है वो नहीं करेगी, वो छोटे मोटे उसके काम उससे ज्यादा मेहनत वाले होंगे, फिर भी उसको वो काम नहीं मिलेगा, पैसे। जैसे अपने निजी काम, महिला मम्मी घर पे सुबह से शाम खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, सिलाई कर रही है, अपने बुनाई जो भी काम कर रही है, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा। पुरुष अपने घर में कभी काम नहीं करता सिलाई वगैरह। तो आपने देखा ज्यादातर मतलब बाहर होटलों में खाना बनाने वाले कौन होते? पुरुष होते। वो बाहर अपने पैसों के लिए तो वो अपने मन से या अच्छे से काम करते हैं, और जो पैसे नहीं मिलते जहाँ पे वो काम नहीं करते और पूरे सुबह से शाम करते क्या हो आप? मम्मी को ये कहते रहते हैं ना सबके पापा कि करती क्या, घर पे ही तो रहती है तू, है ना। पर जब पैसे मिलेंगे तो ये आराम से काम कर लेंगे और
मतलब देख लेंगे कि भाई हाँ सार्वजनिक जगह पे अपन को पैसे मिल रहे हैं। ज्यादातर पुरुष वगैरह ही बाहर खाना बनाते हैं होटलों में। सिलाई के लिए भी ज्यादातर पुरुष वगैरह बाहर सिलाई कर लेते, पर घर में ये चीजें नहीं करते। तो श्रम में भी विभाजन पाया जाता है कि महिलाओं का काम घर का काम होता है और जो पुरुष लोग हैं उनका काम बाहर के काम देखने के होते हैं। अब कार्यशील जो जनसंख्या होती है, ये एक आप याद रख लेना, कभी पूछ ले आपको तो 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग होगा, वो है कार्यशील जनसंख्या। कार्य कौन करेगा, ये अपन काम वगैरह की बात कर रहे हैं ना, महिला पुरुष के। तो जो 15 से 59 वर्ष का होगा उसी की बात की जा रही है काम के लिए। जी मतलब 7 से 14 वर्ष तक के या बच्चों को तो क्या बोला गया है कि आप अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा लो, शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। और उसके बाद में 15 से जो 59 वर्ष में कोई काम नहीं करता उसको अपन बेरोजगार कहते हैं। तो देखो पढ़ते अपन, ये देखो श्रम का लैंगिक विभाजन है काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती है, वे अपनी देखरेख घरेलू नौकर नौकरानियों से करती है। ठीक है, ये आपको बता दिया। आए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का ये रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक है या प्राकृतिक, ये अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि, छवि और तयशुदा सामाजिक भूमिका है। यानी ये असमानता जो है ये जैविक बनावट नहीं है या संविधान में इनको असमान नहीं माना गया, ये अपना आप ही समाज में ऐसी रूढ़ियां हैं, ऐसी छवियां बना ली, अपने मम्मी लोग ने खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमें घर का काम करना है, ये बाहर का काम करेंगे। ठीक है, बाकी इनको संविधान में बेटा समानता का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 14 में। देखो निजी और सार्वजनिक का मतलब हो गया, निजी यानी अपने घर का काम करना, सार्वजनिक का यानी बाहर के काम करने। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में सामान्यतः उनके मन में बैठा है दी जाती है कि औरतें की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों को पालन पोषण करने की। इसी के अधिकता प्रक्रिया को श्रम में लैंगिक विभाजन कहा जाता है। यानी घर में अपन को शुरू से बता दिया जाता है कि लैंगिक श्रम विभाजन यानी एक ये समाज में अपने समाज में जकड़ी हुई एक व्यवस्था है, जो कि बच्चे जैसे ही छोटे होते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने अलग कर दिए जाते हैं कि नहीं ये लड़का है तो ये कार से खेलेगा, इसके लिए जैसे भी लेके आए, इसके लिए ये थार लेके आए, जबकि लड़कियां हैं इनके लिए किचन सेट लेके आए, गुड़िया लेके आए। लड़कियां पिंक कलर के कपड़े पहनेगी, लड़के व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ब्लू कलर, ऐसे कलर बांट दिए जाते हैं। दोनों बच्चों को शुरू से सिखा दिया जाता है। लड़की 6ठी-7वीं कक्षा में आते आते बोल दी जाती है कि तू झाड़ू निकालना सीख, नहीं सीखेगी तो क्या करेगी आगे, तू बर्तन धोना सीख, तू खाना बनाना सीख। जब कोई ये काम लड़कों को नहीं सिखाया जाता है और घर में भी अपनी मम्मियां ये काम करती है, तो वो जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो यही देखते हैं कि मेरी मम्मी काम कर रही है तो लड़की सोच रही है यही काम मैं मुझे करना, और ये पापा कर रहे हैं तो लड़का सोच रहा है कि मुझे। अगर किसी बच्चे को ये सिखा दिया जाता है कि नहीं तू बर्तन धो ले, तेरी मम्मी मतलब बहन झाड़ू कर रही है, तो वो बोलेगा नहीं पापा ने तो कभी नहीं किया, मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों काम करूंगा। तो ये हो जाता है श्रम में लैंगिक विभाजन। समझ गए आप? यानी शुरू से बचपन से बड़े होते होते उनको विभाजन उनके अंदर डाल दिया जाता है। वो देख लेते हैं अपने घर में, बच्चे अपने समाज को या अपने परिवार को देख के ज्यादा सीखते हैं। और परिवार आपको पता ही है बच्चे की क्या होती है, पहली पाठशाला। औरतें घर के अंदर का सारा काम का जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चे की देखरेख करना आदि करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द के सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करने औरतें के जिम्मे है। जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारी कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी से यही काम घर के बाहर करते हैं। मैंने आपको बता दिया वो घर में ये काम नहीं करेंगे। अगर उनको पैसे मिल रहे हैं पुरुष समाज को तो वो खुशी खुशी के लिए बाहर दूसरे लोगों के लिए खाना बना देंगे, दूसरे लोगों के लिए कपड़े सिल देंगे, क्योंकि उनको वहां क्या मिल रहे हैं, पैसे। पर घर के काम नहीं करेंगे। बिना पैसों वाले मजदूर कौन बिठा रखा है घर पे? अपनी मम्मी। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं।
इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती हो ऐसा भी नहीं है। गांवों में स्त्रियां पानी और जलवान जुटाने के लिए लेकर खेत में खटकने तक का काम करती है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री का काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई ये है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता है। यानी मम्मियां अब थोड़े थोड़े शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है तो वैसे वैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो घर के बाहर भी औरतें वगैरह काम करने जा रही है, पर उनको इतना निजी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में जितना पुरुषों को पेमेंट वगैरह वेतन वगैरह मिलता है उतनी पेमेंट मजदूरी महिलाओं को नहीं मिलती है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरतें तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जों में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतें का आधा हिस्सा पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीतिक में भूमिका का नगण्य है। ये अधिकार समाज पर लागू है। राजनीति में इनकी भूमिका क्या है? नगण्य है। ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। सिर्फ पहले पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने, सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीतिक लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के आंदोलन हुए। इन आंदोलनों महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने हुए। देखो बेटा, महिलाओं को पहले वोट देने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं ने खुद ने संगठन बनाए अपने अधिकारों की आवाज, अधिकारों के लिए संगठन बनाए थे, संघ बनाए थे, समूह बनाए थे। उनको अपन नारीवाद भी बोलते हैं, यानी अपने खुद के अधिकारों के लिए लड़ना क्या है? नारीवाद है। खुद के शिक्षा में योगदान, उतना 50% जनसंख्या है, आधी जनसंख्या है तो आधा अधिकार होना चाहिए। यानी कम अधिकार क्यों मिले इनको? तो देखो, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना है? समान परिश्रम करने के लिए समान पैसे मिलना 1976 में ये मिला। यानी भारत कहता है कि भारत के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। महिला और पुरुष दोनों भारतीय नागरिक है, तो दोनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए। ये मतलब आप याद कर लेना और नोट कर लेना। एक ये फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा हुआ भी। इंग्लैंड ऐसा पहला देश है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। आपको पूछ सकते हैं, यहाँ पे देखो अभी आया है कि वोट देने के लिए भी महिलाओं को आंदोलन वगैरह करना पड़ा था। पहले वोट देने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था, तो इंग्लैंड में सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला है। यानी विश्व में सबसे पहले कौन सा देश है जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है? तो वो है बेटा इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड है। और नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। ये भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? कि नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में क्या है बेटा? पुरुष घर का काम करते हैं और महिलाएं ज्यादातर बाहर का काम करती है। जैसे अपने भारत में ना, पुरुष ज्यादा बाहर करते हैं और महिलाएं घर का काम करती है, वहां पे इन देशों में क्या है? उल्टा है। महिलाएं बाहर का काम करती है और घर का, बच्चे संभालना, घर का सुबह से शाम तक काम करना, ये काम किनका है? पुरुषों का है। तो ये पूछा हुआ है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि कौन से देशों में सार्वजनिक महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है? तो नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में। तो यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था। अब तो सब जगह वोट देने का अधिकार वगैरह मिल गया है। जबकि देखो, राष्ट्रवाद के लिए सबसे पहली क्रांति तो फ्रांस में हुई थी, पर फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहाँ था? इंग्लैंड राज्य में मिला। ठीक है बेटा, आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। आपके बोर्ड क्लास में जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा आप मेहनत करोगे थोड़ी, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपके माता पिता का
आप पे विश्वास होगा कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर सकता है। यानी देखो मतलब इंटेलिजेंट और कमजोर कोई बच्चा नहीं होता, ऐसे नहीं कि मैं वो तो बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है तो वही क्लास में फर्स्ट आएगा, मेहनत करने वाला फर्स्ट आता है। तो आप गर्मियों में बैठ के छुट्टियों में ही मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो और लगातार फिर पढ़ते जाना है। तो जो आपकी क्लास में फर्स्ट आना है ना, उसको नहीं, आपको फर्स्ट आना है। तो आप पढ़ रहे हो तो आप जरूर फर्स्ट आओगे। देखो, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिलाओं ने आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई। इन्हीं आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा गया। यानी काम में, शिक्षा में, रोजगार में, वोट देने के अधिकार में, राजनीति में महिलाओं ने अपना संगठन बना के यानी अपने अधिकारों के लिए जो आवाज उठाई है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? नारीवाद। नारीवाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। नारीवाद का मतलब क्या है? महिलाओं ने खुद ने राजनीतिक में, शिक्षा में, रोजगार में और काम में, अधिकारों में अपने लिए संगठन बना के आवाज उठाई थी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। वो है नारीवाद। क्या है? नारीवाद। यानी बराबरी के लिए। किसके लिए बेटा? बराबरी के लिए कि भाई मुझे क्या चाहिए, मेरा और जितने पुरुष है महिलाएं हैं अगर वो तो समान हो तो वो क्या होनी चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। हाँ ठीक है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलेबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतें की भूमिका को बढ़ाने में मदद। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते, जबकि पहले इन कामों में महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया में कुछ हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये आ गया। देखो, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो यहाँ से इस चैप्टर से नारीवाद क्या आप ये करोगे, और ये कहाँ पे ज्यादा है तो मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे क्या है, महिला बाहर का काम ज्यादा करती है और पुरुष घर का काम करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है संविधान में नारी शक्ति वंदन, संविधान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण की बात की गई। ये संविधान संशोधन कौन सा था? 106वां संविधान संशोधन 2023 था। ये लोकसभा और विधानसभा में बेटा महिलाओं को 33% की बात कही गई है। ये महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% की क्यों बात कही गई है? जो 2019 में चुनाव वगैरह हुए थे ना, उस टाइम महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 14.5%। कितनी थी? 14.5% ही महिलाएं यहाँ पे, जबकि देश की आधी आबादी है। तो उनको क्या पता कि महिलाओं के क्या मतलब क्या जरूरतें होती है, महिलाओं के लिए क्या अधिकार है। जिसने खुद ने जीवन जिया उसको ज्यादा पता होता ना। अब देखो, लोकसभा और विधानसभा में इनमें 33% आरक्षण देने की बात कही है कि सीटें कितनी होनी चाहिए? 33% सीटें किसकी होनी चाहिए? महिलाओं की होनी चाहिए। यानी लोकसभा में कुल सीटें कितनी है बेटा? 550। कितनी है? 550। अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 है। कितनी? 543। कितनी है बेटा? 543 सीटें हैं। 543 में 33% बोला है कि कौन होगी? महिलाएं होने वाली। विधानसभा जैसे अपने राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें, कितनी है? 200 सीटें, उसमें से 33% महिलाएं होनी चाहिए ऐसा कहा गया है, पर अभी ये लागू नहीं हुआ है। अपनी जैसे ही जनगणना आएगी, ये 2027 वाले आंकड़े आएंगे जनगणना के, जब लोकसभा का विस्तार होने वाला है, लोकसभा का विस्तार होगा, फिर उस विस्तार का मतलब है लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, है ना। तो उसके बाद में ये आरक्षण वगैरह इनको मिल जाएगा। अब देखो, विधान परिषद अपने राजस्थान में, जैसे विधानसभा में मैंने आपको बताई है, तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से है? तो उत्तर प्रदेश एक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको याद कैसे रखना? ये दो उत्तर के हो गए, उत्तरी भारत में, पास पास में ही है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार।
और ये दक्षिण भारत के देखो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना, तो दो ये हो गए। और ये दक्षिण में ही है अपना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे वाला राज्य कर्नाटक, दक्षिण भाग वाला है ना। तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी अपने पूरे राजस्थान नहीं, पूरे बाकी जो राज्य है वहां पे क्या है बेटा, विधानसभा ही है, एक ही सदन है ना। मतलब केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पे राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। जैसा लोकसभा कार्य करती है केंद्र में, वैसा ही विधानसभा कार्य करती है अपने राज्य में, और राज्यसभा जैसे करती है वैसे विधान परिषद करती है। पर विधान परिषद इन 6 राज्यों में आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज जो अधिनियम बना है, यानी महिलाओं को नगर पालिका में, जिला परिषद में, और जो स्थानीय स्वशासन है ना बेटा, नगर पालिका हो गई अपनी, जिला परिषद हो गया, और मतलब पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत है, इनमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। ऊपर की जो विधानसभा है, लोकसभा है, वहां पे महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला हुआ, इसीलिए तो वहां पे 14% भी महिलाएं नहीं आई है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आरक्षण पंचायती में, स्थानीय स्वशासन में दिया गया है। किस में दिया गया है? स्थानीय स्वशासन में, या पंचायत राज अधिनियम बना उसमें। किसमें आप लिख सकते हो? पंचायत राज अधिनियम। जो भी मैं एक्स्ट्रा लिखा रही हूँ बोर्ड पे, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिक्स में जो पार्ट में लिखे हुए चीजें कम पूछी जाती है, और जो उसके आसपास की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, फिर आप बोलते हो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गए मैम। 73वें संविधान संशोधन 1992 33 से लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ये 24 अप्रैल 1993 से 33% महिलाओं को क्या मिला हुआ है? अपने आरक्षण मिला हुआ है पंचायती स्तर पर, नगर पालिका में और नगर निगम में। समझ में आ गया आपके? और ये याद रख लेना 100% यहाँ से। और नारीवाद आंदोलन, इस पेज से 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके आने वाले हैं। अब देखो, ये आपको बता दिया कि महिलाओं की सीटें कितनी है, मतलब सीटें कितनी आई थी 2019 में, 14.5% ही थी। अब देखो हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान का मतलब क्या होता है बेटा? पितृ प्रधान का मतलब है महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व देना, ज्यादा अधिकार मिलना, वो है पितृ प्रधान। पितृ प्रधान का मतलब क्या है? यानी अपने मम्मी वगैरह को कम अधिकार मिले हुए हैं, पापा को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, ज्यादा समानता, हर चीज में वो ऊपर है। महिलाओं को कहीं ना कहीं अधिकारों में पीछे रखा गया है। तो उस देश को जहाँ मतलब पुरुषों को ज्यादा अधिकार है, वो पितृ प्रधान। समझ में आ गया? इसके साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। देखो महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी 54% है, आपको बता दिया, पुरुषों में जबकि 76% है। इसी प्रकार स्कूल, ये पुराने आंकड़े हैं, 2027 वाले आंकड़े आएंगे तब याद करेंगे। आप आंकड़े ना ही याद करो, आप इतना याद रख लो कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाती है। अब हम स्कूली परिणामों पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मारी। बाजी मारी का मतलब है लड़कियां 10th 12th में टॉपर रहती है, पर जो गांवों की लड़कियां हैं वो उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। क्यों? 12th करते करते वो 18-19 साल की होती है, शादी करके भेज दिए जाते हैं, और अपने समाज में फिर वही मम्मी ने जो काम सिखाया, झाड़ू पोछे बर्तन रोटी बनाने में रह जाती है, और कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाती है उच्च शिक्षा में। और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर तो नहीं, कमतर भी नहीं है। यानी लड़कों से बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर लड़कों से कम भी नहीं है। जितनी फील्ड में लड़कियां हैं लड़कों के बराबर, चाहे गेम्स में हो, अब तो फौज वगैरह में हो, चाहे IIT या इंजीनियरिंग में हो, टीचिंग लाइन में हो, हर में लड़कों के बराबर है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, यानी हाई एजुकेशन 12th के बाद में, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़कों और लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है।
लड़कों पे ज्यादा खर्च इसलिए किया जाता है कि ये तो पढ़ के क्या चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, और यहाँ पे हमें कौन कमा के डालने वाला है, लड़का ही कमाएगा, तो लड़कों पे ज्यादा खर्च करे। पर मैं आपको बता दूं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मुझे हाई एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। जबकि मेरे भाई ने बीच में स्कूल छोड़ दिए तो भी मेरे मम्मी पापा गांव के होते हुए भी मुझे आगे तक पढ़ाया है। तब देखो मैं आपके सामने आज पढ़ा पा रही हूँ। इस स्थिति में चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष। ये जो पितृ प्रधान यहाँ से लिख लेना बेटा, पितृ प्रधान इसका शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन पर। इस प्रयोग में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व या शक्तिशाली समझने वाली व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, पितृ प्रधान। क्या बोलेंगे, पितृ प्रधान। की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है, उनको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, अपनी मम्मी को पैसे नहीं मिल रहे काम कर रही है तो अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। यानी मूल्य का मतलब है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू मतलब उनको पैसे पेमेंट वगैरह नहीं मिलते हैं। वैसा ही काम अगर अपने पापा बाहर जाके कर रहे हैं तो उनको पैसे वगैरह मिलते हैं। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। यानी संविधान में तो अपना समान काम के लिए समान मजदूरी, पर रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाहती लड़की को जन्म देने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते। इसी देश में लिंगानुपात यानी लिंगानुपात कमजोर होने का कारण बहुत सारे कारण है बेटा, कि लड़की के शादी में बहुत ज्यादा खर्चा वगैरह आता है, उनको देश देना पड़ता है, वो पढ़ लिख के उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं और वो ससुराल चली जाती है, अपने कमाती कहाँ पे, ससुराल में कमाती है। और ज्यादा लड़कियां हो गई तो आमदनी इतनी होती नहीं है, और फिर इतने खर्चे, इतनी शादी, उनको इतना दहेज कहाँ से लेके आएंगे, तो इसलिए उनको पहले ही मार दिया जाता है। या मतलब इसी वजह से क्या हो रहा है, अपना लिंगानुपात कम हो रहा है। और लिंगानुपात 1000 के पीछे 70-80 महिलाएं कम है, बच्चियां कम है। तो सोचो अपनी पुरुष प्रधान इतनी जनसंख्या है तो उनके पीछे कितने मतलब लोग कमारे रहेंगे, है ना। देखो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। याद रखना, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, लिंगानुपात। ये गिरकर 1919 रह गया। साथ में लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850, कहीं कहीं तो 800 से नीचे भी चला गया है। यानी अपने भारत का लिंगानुपात बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए हो रहा है, बराबर तो कहीं नहीं, अब सब में माइनस में ही, सब राज्यों में। पहले बराबर था और अब जब 27 के आंकड़े आएंगे तब अपन देखेंगे, और जब एग्जाम तक आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अनुपातों में अंतर है, किस राज्य में क्या है। आप अभी याद रख लो कि लिंगानुपात किसे कहेंगे, तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, लड़कों के पीछे लड़कियों की और महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हम रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके में तो महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट और अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। अपन आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि पति ने उसको जला दिया है, पति ने उसको मार दिया है, वो ससुराल की, देश की मतलब परेशान होके कि हमें और लाके दो, इतना दो, तो उससे उसने फांसी खा ली है, आत्महत्या कर ली है। तो ऐसी कहानियां अखबार में डेली 2-3 आती, पर वो समाज पढ़ पढ़ के क्या हो गया, उन कहानियों को नॉर्मल हो गया। और एक ही ऐसा काम अगर महिला कर दे कि पति को मार दिया, तो वो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती। क्यों बन जाती, क्यों जो ज्यादा हो रही है समाज में चीजें वो सामान्य हो जाती है, और जो कम होती है वो आश्चर्य चिक्की वाली बातें होती है। अब देखो महिलाओं में राजनीति का प्रतिनिधित्व क्या है बेटा, महिलाओं में राजनीति का प्रतिनिधित्व मैंने आपको बताया है कि महिलाओं में मतलब अपने स्थानीय जो स्वशासन है वहां पे तो इनको क्या मिला हुआ है, इनको अधिकार मिले हुए 33% का। बाकी जो विधानसभा है, लोकसभा है, वहां पे महिलाओं को राजनीतिक में हिस्सा वगैरह नहीं दिया गया है। 2023 में वो नारी
नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, उसको लोकसभा और राज्यसभा में मतलब पारित हो गया अब। और लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात कही है। महिलाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कोई छुपी हुई बात नहीं है। औरतों की भलाई या उसके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवाद समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत में विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14% आई है, नहीं तो उससे पहले कम ही थी, 5, 7, 8% इतना ही था। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी क्या है, कम है। इस मामलों में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। आप बॉक्स में देख सकते हैं। भारत के इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। यानी जैसे अपने राजस्थान विधानसभा में कितने सीटें, कितनी है बेटा राजस्थान विधानसभा की? 200। कितनी सीटें हैं? 200। तो 200 सीटों में अगर मुख्यमंत्री महिला बन गई है, जैसे अपने वसुंधरा राजे बने थे, तो उस टाइम 200 जो मंत्री वगैरह होते थे या विधायक वगैरह होते हैं, उनमें बहुत ही कम महिलाओं की संख्या होती है, पुरुषों की संख्या क्या होती है? ज्यादा। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसा ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। यानी पंचायती राज स्तर पे मैंने आपको बता दिया, नगर पालिका पंचायत और में यहाँ पे महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ बेटा? 33%। कितना आरक्षण मिला हुआ है? 33% आरक्षण मिला हुआ है। और ये कब से मिला हुआ है? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था, है ना? ये लागू हो गया था, इस टाइम से मिला हुआ है। ये अधिनियम आया 1992 में और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग लोकसभा और विधानसभाओं में कम से कम 1/3 सीटें, 1/3 का मतलब होता है 33%, यानी 100 सीटें हैं तो 33 महिलाएं वहां पे विधायक वगैरह होगी। समझ में आ गया आपको? 200 सीटें हैं तो 66 कितनी होनी चाहिए महिलाएं? 66। अपने राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं बेटा? 200। 200 में से कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 66। समझ में आ गया आपको? क्या आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय की एक विधायक पेश भी किया गया है, कई दशकों से लंबित था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये पूछा जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब पेश किया गया? 2023 में। कब पारित हुआ ये आरक्षण? 2023 में हुआ था। और ये किस लिए? तो मेन याद रखना, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा का नाम नहीं है। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, न ही विधान परिषद में कोई आरक्षण की बात कही गई है। लोकसभा जो केंद्र में और विधानसभा अपने राज्य में। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है बेटा, यहाँ से आप याद रखना है, यहाँ से कर लेना। 2023 में नारी शक्ति अधिनियम पारित किया गया है लोकसभा और विधानसभा की 33% महिला सीटों के आरक्षण के लिए। ठीक है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे ये भी पता चलता है कि सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ने उठता हो तो उनके लाभ मिल पाना संभव था? यानी जिनको लाभ नहीं मिलता है वो क्या करते हैं? अपना संगठन बनाते हैं और उनके अधिकारों की मांग करते हैं। अपन बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखना है, समझना है।
चाहे अब भी टाइम लग रहा है आपका, पर ये पार्ट आपके कितने 4 से 5 नंबर का पार्ट आज बोर्ड में आप फिक्स कर रहे हो। अब देखो, धर्म धर्म सांप्रदायिक और राजनीतिक अपन पढ़ रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म तो वैसे तो एक इंसानियत का धर्म होना चाहिए, पर अपने यहाँ बहुत सारे धर्मों में बांटा हुआ है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो सभी धर्मों को सम्मान व्यवहार देना क्या कहलाता है बेटा? धर्म निरपेक्षता। यानी सभी धर्म कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है उनको सम्मान मानना। ऐसे नहीं कि वो संख्या में कम है, अपन संख्या में ज्यादा है तो अपना वर्चस्व रहे, नहीं। सबको समान अधिकार देना, सम्मान मानना। अपने जिस प्रकार से अपन अपने धर्म की मान सम्मान या इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, उतना ही आदर दूसरों के धर्म को करना चाहिए। वो ही धर्म निरपेक्षता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब धर्म निरपेक्षता स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक बात की गई है। इसमें किसी भी को धर्म मतलब राज्य कोई धर्म घोषित नहीं करता, राज्य नहीं कहता है। राज्य का मतलब अपना देश, अपने देश नहीं कहता है कि इसी धर्म के लोग रहेंगे। यहाँ पे हिंदू 80% है तो हिंदू ही रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कहता। राज्य या देश सभी धर्मों को समानता का अधिकार देता है, और कोई अपना धर्म चेंज करना चाहता है तो भी राज्य उनको मान्यता देता है कि आप अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहते हो, या आप अपने मंदिर मस्जिद बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। पर एक बात है, मतलब जो सार्वजनिक चीजें हैं जैसे सरकारी स्कूल वगैरह है या शिक्षा प्राइवेट हो कोई भी हो, वहां पे शिक्षा नहीं दी जाती है पर्टिकुलर एक धर्म की। सभी धर्मों में समानता का अधिकार सिखाया जाता है। एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक शिक्षा किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी। समान नागरिक संहिता, ये समान नागरिकों को भारत के सभी नागरिक क्या है? समान है। चाहे वो फिर किसी जाति से हो, चाहे फिर किसी धर्म से हो, या उनका लिंग महिला हो या पुरुष हो, सबको क्या मिलेंगे? समान अधिकार मिलेंगे। ये समान नागरिक भारत के नागरिक है तो उनको समानता का अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना, जो धर्म जाति या समुदाय के नाम पर वोट मांगने चुनावी अपराध माना गया। यानी जन प्रतिनिधि अधिनियम कब बनाया गया बेटा? 1951 में। ये किस लिए बनाया गया? कि धर्म और जाति के नाम पे वो ज्यादा वोट मांगे जाते हैं। जैसे स्थानीय स्तर पर पंचायत में अगर कोई सरपंच के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ, चाहे वो योग्य है या नहीं है, पर उसी जाति के उसी धर्म के लोग उसी को वोट डालेंगे। या सामने अगर कोई दूसरा धर्म का है तो अगर वो बहुत अच्छा इंसान है पर वोट उसको नहीं देंगे, तो ऐसा ये कानूनी अपराध माना जाता है। चुनावी एक अपराध है। ये अधिनियम बना है 1951 में। आपके लिए जो योग्य है, जो आपका गांव का विकास कर सकता है, समझ सकता है, जो पढ़ा लिखा है, उसी को आप अपना सरपंच चुनिए, तो आपका विकास होगा, आपको समझेगा, आपके गांव का विकास होगा। देखो, धर्म सांप्रदायिक तो राजनीतिक आए। अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करेंगे, यानी धार्मिक अंतरों के आधार पर विभाजन की। ये लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है। विश्व में धार्मिक भिन्नता आज भी बड़ी व्यापक होती चली गई। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। अपने यहाँ पे भी रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, है ना। और आपको बता देंगे कि कितना प्रतिशत कहाँ पे है। देखो, ये हिंदू धर्म के लोग है 79.8% है, और मुसलमान धर्म के लोग है जो 14.2% है, ईसाई है 2.3% है, सिख है 1.17 है, बौद्ध है जो 0. ये 0 है बेटा, 0.7 है, और जैन है जो 0.2 है। जैन धर्म के लोग सबसे कम है, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये मुख्य रूप से भारत में 6 धर्म के लोग रहते हैं, जो कि संख्या में कम ज्यादा है, पर सबके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है? अपने समानता का व्यवहार किया जाता है। समझ में आ गया आपको। जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा है, अगर लोग एक ही धर्म के माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति या मान्यता अलग अलग हो तभी गंभीर मतभेद हो सकता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीतिक मैदान में अभिव्यक्त होता है। आपको बताइए, अपन ने श्रीलंका वाला पहला चैप्टर पढ़ा ना, तमिली और सिंहली बौद्ध धर्म को मानने वाले हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, मतभेद हो रहा था, आपस में उनके गृह युद्ध हो रहा था, तो वो देश पीछे रह गया था। तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे अगर कोई भी देश में गृह युद्ध चल रहा है तो उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था बिगड़ जाती है।
वो देश पीछे रह जाता है। देखो गांधी जी कहा करते हैं कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम से नहीं है, धर्म ने होकर नैतिक मूल्यों से है जो कि सभी धर्मों से जुड़े। उनका मानना है कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्य निर्देशित होने चाहिए। यानी गांधी जी हिंदू मुस्लिम वाला नहीं बताते, गांधी जी बताते नैतिक धर्म, संस्कारों वाला, व्यवहार वाला, यानी इंसानियत वाला। यानी एक धर्म होना चाहिए इंसानियत का धर्म। जैसे अपने धर्म का आदर सम्मान कर रहे हो वैसे ही दूसरे धर्मों का आदर सम्मान होना चाहिए। अपने देश में मानवाधिकार समूह की मांग की गई है। सरकार को सांप्रदायिक दंगे को रोकने, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। यानी जो धर्म में कम है, जैसे जैन अपने बिल्कुल कम है, फिर बौद्ध है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर मुस्लिम है और फिर हिंदू है सबसे ज्यादा। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग सरकार को इन कानूनों में समता मूलक बनाने के लिए उन्हें बदलाव करने चाहिए। यानी महिला आंदोलन या नारीवाद जो होते हैं, महिला कहती है कि सभी धर्मों में भी महिलाओं के साथ में भी भेदभाव अलग तरीके से होता है। उनको अलग ढंग से रहना पड़ता है, अलग ढंग से कपड़े पहनने पड़ते हैं, उनको घर से बाहर जाके कुछ धर्मों में काम नहीं करना होता है। तो महिला कहती है कि जब आप धर्म में बराबर कर रहे हो तो धर्म के अंदर महिला और पुरुषों के भी अधिकारों को बराबर करना। ये सभी मामले धर्म और राजनीतिक से जुड़े हैं। ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीतिक एकता निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों, मांग को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में, उन्हें धर्म के कामकाज में नजर रखनी चाहिए और अगर वे किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी के दमन में सहयोग की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कार्य में कोई बुराई नहीं है। तो आपको धर्म समझ में आ गया होगा। धर्म निरपेक्षता एक ही बात याद रखनी है, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करना। राज्य किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करता है, ना ही कहता कि आप जो कम संख्या में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करो, सभी के साथ समान व्यवहार करने की बात कहता है, वो ही धर्म निरपेक्षता है। और धर्म आपको बता दिया कि हिंदू सबसे ज्यादा, अपने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये धर्म पाए जाते हैं और ये धर्म से संबंधित आपके कानून वगैरह है। अब है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है बेटा? धर्म के नाम पर समाज का, समुदाय में आपस में लड़ना, क्या है सांप्रदायिकता। धर्म के नाम पे कैसे? यानी हिंदू धर्म के ज्यादा लोग हैं तो वो बोलेंगे हमारे पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए, हिंदुत्व देश है। मुसलमान बोले हम भी इस देश में रहते हैं तो हमारे अधिकार होने चाहिए। सिख, ईसाई, बौद्ध, यानी अपने धर्म को तो ऊपर बना के हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म गंदा है, तुम्हारे धर्म में ये चीजें होती है, हमारे धर्म में ये नहीं होता। यानी अपने धर्म को बड़ा चढ़ा के बड़ा बताना या अच्छा बताना और दूसरे के धर्म को खराब बताना, यही है सांप्रदायिकता। समझ में आ गया? यानी अपने धर्म को अच्छा बता के दूसरों के धर्मों की बुराई करना या उनको खराब बताना, क्या हो गया बेटा? सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का अधिकार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में उत्तरी आयरलैंड उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा के अपन जुड़े हुए थे, देखे थे। इसमें यही है, सांप्रदायिकता राजनीति के इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म आस्था रखने वाले लोग ही समुदाय के होते हैं, उन्हें मौलिक हित एक जैसे होते हैं और तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में ये बात शामिल की गई है और किसी अलग धर्म को मानने दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो वे ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित को अलग अलग होंगे, उनमें टकराव भी होंगे। सांप्रदायिकता सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उससे विचार जुड़ने लगते हैं। दूसरे धर्मों के अनुयायी एक राष्ट्र को समान नागरिक के तौर पर नहीं देखते। इस मानसिकता के अनुसार तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। अगर अपन धर्म के नाम पे लड़ेंगे कि हम ज्यादा अच्छे हैं, आपका धर्म सही नहीं है, तो इसमें क्या होता है? राष्ट्र का बंटवारा हो जाता है। जैसे अपने भारत ने तो देखा ही, अपना छोटा भाई था जो पाकिस्तान है ना, भाई तो उसको नहीं कहे तो भी ठीक है, पर भी अपने से ही अलग हो रखा है।
और भारत से ही अलग हुआ, धर्म के नाम पे ही अलग हुआ था उस टाइम। तो मुस्लिम उधर गए, हिंदू इधर रह गए ज्यादा। ये सामान्य ये मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाओं हर मामले में एक जैसी हो, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाते हैं, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। समुदाय के तरह अलग अलग तरह के लोग और विचार होते हैं, इन सभी को अपना बात कहने का अधिकार होता है। एक धर्म से जुड़े सभी लोग किसी भी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय के विभिन्न आवाजों को दबाना। सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप है। देखो अपन पढ़ रहे हैं अब समाज में सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता, अगर दोनों धर्मों के बीच में ज्यादा खींचतान हो जाती तो दंगे लड़ाई वगैरह हो जाती। तो यही सांप्रदायिकता है, यानी धर्म के साथ धर्म के लिए लड़ना, कि मेरा धर्म सही है तेरा धर्म गलत है, मेरा धर्म अच्छा है तेरा धर्म गंदा है, तेरे धर्म के नियम वगैरह है वो सही नहीं है। तो ये आपस में सांप्रदायिकता इसी को कहेंगे। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दिन दैनिक जीवन में दिखती है, धार्मिक पूर्वाग्रह। तो अपन पढ़ रहे थे बेटा धर्मनिरपेक्षता, है ना। तो धर्मनिरपेक्षता में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे धर्म के बारे में हिंदू धर्म वगैरह ये ज्यादा है और बाकी धर्मों की संख्या कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको ज्यादा तवज्जो दिया जाए, इनका अधिकार ज्यादा है या इनका सम्मान ज्यादा क्या है, यानी सबका बराबर मानना। ये मान्यता बुनियादी रूप से अलग एक धर्म के लोगों के हितों में उनकी आकांक्षाओं को हर मामले में एक जैसी हो ये संभव नहीं। हर व्यक्ति कई तरीके की भूमिका निभाते हैं, उसकी हैसियत पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचारों के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी धर्मों के लोग किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उसे समुदाय के विभिन्न आवाजों को दबाना सांप्रदायिक। ये तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, क्योंकि लाइट वगैरह चली गई थी। पाठ लंबा है तुम्हारा। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति देन देवनी जीवन में दिखती है। धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई गई धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ की मान्यताएं शामिल है। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन्हें ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे अंदर बैठी हुई। यानी अपन को पता कि अपन कहते हैं कि सभी धर्मों को समान मानते नहीं, पर दूसरे धर्म का लोग अपने सामने आ जाता है तो अपने अपने धर्म की बढ़ चढ़ा के अच्छाइयाँ करने लग जाते हैं और उसके धर्म की बुराइयां करने लग जाते हैं। सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। वे लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हुए उनकी ये कोशिश बहुसंख्यवाद के रूप में ले लेती। बहुसंख्यक समुदाय के होते हुए विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा के रूप में। बहुसंख्यक मतलब संख्या में अगर ज्यादा है तो हमारी पॉलिटिक्स पार्टी भी क्या होगी, अलग होगी। तो ऐसा धर्म में भी माना जाता है कि हम धर्म में ज्यादा है, कोई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, बंटा हुआ पूरा। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरु, भावनात्मक अपील और अपने ही ऊपर के लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावना या हितों के उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर सांप्रदायिक हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। आजादी के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा, यानी धर्म और समाज ही तो आपस में लड़ रहा था। धर्म में समाज में धर्म का बोलबाला ज्यादा हो जाना तो कभी कभी लड़ाई वगैरह दंगे वगैरह भी हो जाते हैं। ये दोनों देशों की तरफ से भी अच्छा नहीं होता। यह देश का आपस में होता है तो भी देश हित में नहीं होता है। अब धर्मनिरपेक्ष शासन आपको समझा दिया कि राज्य किसी भी धर्म को घोषित नहीं करता है, राज्य स्वतंत्र रखता है। धर्म के मामले में आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हो, अपना धर्म चेंज कर सकते हो और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी राज्य बताता है। सांप्रदायिक तो हमारे देश में लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती रही। हमारे संविधान निर्माता इन चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान के अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, जब 9th क्लास में आप धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़े। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा है। इसके विपरीत भारत में संविधान किसी भी धर्म का दर्जा नहीं दे रहा।
यानी देखो यहाँ पे बौद्ध धर्म ज्यादा है, श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म को ज्यादा तवज्जो दिया गया, पाकिस्तान में इस्लाम है तो इस्लाम धर्म को, और इंग्लैंड में ईसाई है तो ईसाइयों को, पर भारत में हिंदू ज्यादा है, पर भारत में धर्म को कोई भी किसी भी तरह का विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। संविधान सभी नागरिकों और समुदाय को किसी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह का भेदभाव अवैधानिक घोषित करता है। यही है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपने भारत के संदर्भ में। ये अब देखो, इसमें इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे ये छुआछूत को इजाजत नहीं देता है, इसी हिसाब से इस हिसाब से देखें कि धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, ये विचार हमारे संविधान की बुनियादी व्यक्तियों की विचारधारा तक नहीं, ये संविधान की बुनियादी सांप्रदायिक भारत में सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ये खतरा नहीं है, ये भारत की बुनियादी अवधारणाओं के लिए एक चुनौती है, ये खतरा है। हमारी तरह धर्मनिरपेक्षता संविधान जरूरी है, केवल केवल इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जाता है, और हमें दिन दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, दुष्ट विचारों और मुकाबला करना होगा। धर्म पर आधारित गोलीबंदी का मुकाबला राजनीतिक दायरे में करने की जरूरत है, यानी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करे। तो अपन ने देखो बेटा क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने जाति अभी पढ़नी बाकी है, बाकी अपन ने धर्म पढ़ लिया है। धर्म निरपेक्षता आपको पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन मोस्ट बन रहा है इसमें। अपन लैंगिक पूछा है तो लिंग के असमानता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो लिंग का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान है, ये 100%। या लैंगिक असमानता के बारे में आप समझाए, लैंगिक असमानता के कार्यों के बारे में समझाए, ये क्वेश्चन अभी तक बन रहे थे। अब अपन पढ़ रहे जाति, जो आपको बता दिया जाति जन्म पर आधारित अवधारणा है समाज की। जिस समाज में अपन ने जन्म लिया वो अपनी क्या बन जाती है, जाति। पर जाति समाज तक नहीं, जाति राजनीति में भी घुसी हुई है। या अपने लोगों को वोट ज्यादा देना या अपनी जाति के लोगों को वोट देना, चाहे वो योग्य नहीं हो या हो, है ना। और राजनीति जाति के आधार पर राजनीति की जाती है कि जिस गांव में या जिस नगर पालिका में, जिस नगर निगम में, जिला परिषद में, राज्य में जिस जाति के लोग ज्यादा रहते वहां पे मोस्टली नेता वगैरह वही उसी जाति से बन के आते। तो जाति राजनीति में नहीं होनी चाहिए, और राजनीति जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक तो होता है जाति और राजनीति, एक होता है राजनीति में जाति, है ना। तो देखो हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन के दो अभिव्यक्ति देखी, एक मोटे तौर पर सकारात्मक लाभदायी, दूसरी नकारात्मक नुकसानदायी। आए अंतिम विभाजन यानी जाति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष देखते हैं अपन। जाति असमानता यानी पहले थी वर्ण व्यवस्था थी बेटा, मैंने आपको बता दिए 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, वो कर्म पर आधारित थी। अब ये जो जाति है ये किस पर आधारित है, जन्म पर। तो लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है। यानी अपन जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव करते हैं ना जातियों के आधार पे कि ये निचली जाति है, ये ऊंचली जाति का, हम इनको घर पे नहीं अंदर नहीं आने देते, हम इनको साथ में खाना नहीं खिला सकते, ये निचली जाति के, इनके छूने से हम अछूते मतलब अछूती समझे जाने वाली जाति के, ये अपन को छुएगी तो अपन गंदे हो जाएंगे, इनके छूने के बाद अपन को नहाना पड़ेगा। तो ये सब जो बुराइयां हैं ये किस में है बेटा, भारतीय समाज में है, और कहीं पे भी देखने को मिलती नहीं है। जाति एक ही है, जाति क्या है अपनी साइंस के हिसाब से एक ही जाति है, मनुष्य जाति। क्या है, मनुष्य है। तो फिर वो अलग अलग धर्म के हो, लिंग हो, जाति हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मनुष्य जाति है। धर्म हो जो धर्म एक ही रखना चाहिए, इंसानियत का धर्म। आप पढ़ लिख लिए हो तो इन चीजों में आप भेदभाव नहीं करोगे, आप धर्म एक ही मानोगे कि इंसानियत का धर्म मानोगे। जैसे अपन के धर्म की अपन मान सम्मान आदर करते हैं वैसे ही दूसरों के प्रति करना चाहिए। और जैसे मनुष्य एक जाति है तो चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, सबके साथ समान व्यवहार करना है। सभी समाज में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक एक ने करके तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पैसा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौजूद असमानताओं को एक खास अर्थ से भिन्न है।
इसमें पैसा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाज की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के एक मिलते जुलते पैसों के होते हैं, साथ ही उन्हें अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। और आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी खान पान संबंध अन्य जातियों के समूह बच्चों को तय नहीं होते। और महत्वपूर्ण पारिवारिक समुदाय आयोजन में पांच में बैठकर दूसरी पांच का मतलब आप समझते हो अच्छे से कि अपन जिस समाज से है, जिस जाति से, वो एक जगह बैठ के खाना खाएंगे। अपने से दूसरी जाति का है या निचली समझी जाने वाली जाति है, या जो निचले समुदाय की समझते हैं अपन, वो ऊपर वाले समाज का, मतलब अलग अलग बैठ के खाना खाते हैं कि ये इसका पंडाल है, ये इसका पंडाल है। जबकि मनुष्य समझ के एक साथ एक जगह खाना नहीं खाया जाता है, नहीं बैठा जाता है। अपन अपनी जाति में शादी वगैरह कर रहे हैं, तो ये एक जातिगत असमानताएं हो गई। अब वर्ण व्यवस्था आपको बता दी। अन्य जाति समूह में भेदभाव और उन्हें अलग अलग मानने की धारणा आधारित है। अंतर्जीय जातियों पर छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा अपन कक्षा 9 में पहले कर चुके थे। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, परियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेता सामाजिक सुधार में ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात कही है और उनके लिए काम किया। यानी समाज में जाति व्यवस्था को खत्म करना। जाति व्यवस्था अगर समाज में रहेगी तो समाज को कमजोर करेगी। ज्यादा जाति व्यवस्था जकड़ी हुई रहेगी, ज्यादा सामाजिक बुराइयां होगी, अपने ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत होगा, तो उतना ही समाज क्या बनेगा बेटा, कमजोर। जितनी यह असमानताएं कम रहेगी, यानी अपन सभी जाति को समान वगैरह मनुष्य जाति समझ के एक अपना, तो अपने समाज का विकास होगा और उस गांव का विकास होगा। और विकसित अपना भारत जो बनने वाला है 1947 में, वो जल्दी बनेगा। इन महापुरुषों के प्रयासों सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पैसा चुनने की आजादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखता था। ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, या रेस्टोरों में आपकी मेज पर कौन खाना खा रहा है। शहरों में बेटा जाति वगैरह कम देखी जाती है। गांवों में अभी भी थोड़ा बहुत जाति का है, पर जो शिक्षित परिवार है वहां पे इनको जाति को ज्यादा तवज्जो वगैरह नहीं दिया जाता है। अब जो जाति की बात कर रहे हैं, तो अपने राजनीति में भी जो कम जातियां हैं उनको सीटें आरक्षित की गई। नहीं तो कम जाति वालों को ज्यादा जाति वाला दबा देगा कि भाई हम संख्या में ज्यादा है, तुम तो कम हो, तो इनको आरक्षण मिला हुआ है। तो भारत के संदर्भ में देखें तो ये आरक्षण कहाँ पे है बेटा, लोकसभा में। कहाँ पे है, लोकसभा में। राज्यसभा विधान परिषद में आरक्षण नहीं है। लोकसभा में ऐसी अनुसूचित जो जाति होती है उनको 84 सीटें आरक्षित है, और जो एसटी है उनको 47 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो 550। कितनी हो सकती है, 550 है। कितनी वर्तमान में, 543 सीटें। उसमें से 84 किसकी बेटा, एससी की, यानी अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें। टोटल देखो कितनी हो गई है, 131। कितनी हो गई है, 131 हो गई है ना। तो कुल एससी एसटी के लिए आरक्षण पूछ ले तो 131 है। और राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है बेटा, 25। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 25। आपको पता होना चाहिए। बच्चे मेरे स्कूल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो विधानसभा होती है वो राज्यों में होती है। विधानसभा कहाँ होती है, राज्यों में। प्रत्येक राज्य की अलग अलग विधानसभा है। 28 राज्यों की 28 विधानसभाएं है ना। और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो प्रत्येक राज्य से चुने जाते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, केंद्र में। तो वो जहाँ अपन उसको क्या बोलेंगे, लोकसभा, है ना। तो लोकसभा की सीटें कितनी है अपने राजस्थान में, 25। और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 200 क्या है, 25 क्या है। किसी का आंसर पूछेंगे सीटें, तो बच्चे बोले 25 नहीं, 10 नहीं, 200। मतलब इसको पता है कि इन तीनों में एक का आंसर तो फिक्स है, पर ये नहीं पता किसका है। तो आप याद कर लो, लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की 10 है, और विधानसभा की 200 सीटें अपने राजस्थान में। इन 25 सीटों में से 7 सीटें अपने आरक्षित है। किसकी, अनुसूचित जाति और जनजाति की। तो राजस्थान में ये सीटें आरक्षित है लोकसभा में। ये विधानसभा में है बेटा, है ना। नहीं, ये लोकसभा की सीटें आरक्षित है इनकी, और ये लोकसभा में केंद्र में सीटें, या भारत में जो अपन कह सकते हैं ये राजस्थान राज्य में।
तो आपको समझ में आ गया है कि सीटों का आरक्षण क्यों जरूरी क्यों हुई, जाति में क्या है, कम है, पिछड़े हुए हैं, तो इनको भी बराबर लाने के लिए ये आरक्षण मिला हुआ है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। यानी 100 साल पहले की जाति व्यवस्था से इतना झगड़ा हुआ था कि निचली जातियों को बिल्कुल गांव से बाहर बसना पड़ता था, उनको बिल्कुल छूते भी नहीं थे लोग, उनको खाना वगैरह नहीं दिया जाता था, ऊपर से खाना वगैरह डाले जाता था जो ऊंचली जाति समझने वाली थी। अब जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये जाति व्यवस्था, भेदभाव, छुआछूत क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। बहरहाल समकालीन भारत की जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने मामले अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला था। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर से पिछड़े हुए। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग अगड़ी जातियों के लोगों को अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत से काफी निकट का संबंध है। जाति असमानता यानी जो पुराने समय में बेटा इन निचली जातियों को पढ़ने लिखने की भी अनुमति नहीं होती थी। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी कि जाति के आधार पे किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। तो एक कहानी आपको बताते कि जाति और धर्म के आधार पे किस प्रकार से, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का तो नाम सुना ही होगा, है ना। तो उनकी कहानी बताते हैं, वो स्कूल में पढ़ते थे और वो किस जाति से थे बेटा, मुस्लिम से। किस जाति से थे, कलाम साहब मुस्लिम से थे। और उनका एक जब रामेश्वर स्कूल में जाते थे, तमिलनाडु के थे ना ये, रामेश्वर में एक स्कूल में जाते थे, तो उनका जो दोस्त था वो किस जाति का था, ब्राह्मण जाति का। किस जाति का था, ब्राह्मण जाति का था, रामानंद नाम था। तो दोनों साथ में बैठते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे। तो एक उनके जो नए टीचर आते तो उनको देखते कि ब्राह्मण और मुसलमान पास पास में बैठा है, तो वो कलाम साहब को, नन्हे से कलाम साहब होते, उनको बोलते कि आप पीछे जाके बैठ जाओ, आप आगे नहीं बैठ सकते हो क्लास में। तो वो पीछे वाली लाइन में चले जाते हैं, दोनों दोस्त बिछड़ जाते हैं, तो दोनों रोते हैं, दुखी होते हैं। जब रामानंद के घर पे पता चलता है, और उनके पिताजी उस गांव के मंदिर के पुजारी होते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि बच्चों को ऐसे धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, तो वो शिक्षक को बुलाते हैं और समझाते हैं कि आप बच्चों में धर्म और जाति का ऐसा गंदा व्यवहार मत डालो, आप इनको समानता का पाठ पढ़ाओ। तब शिक्षक को समझ में आता है कि मेरे से गलती हो गई है। तो इससे अपन क्या मतलब एक सीख सकते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांट के सब मिल के अपन देश के लिए काम करेंगे तो अपना विकसित भारत जल्द ही बनेगा। अगर अपन जाति और धर्म के आधार पे देश को बांट देंगे, समाज को बांट देंगे, तो एक कमजोर समाज होगा, मजबूत समाज का जन्म नहीं होने वाला है। तो ये समझ में आ गई आपको जाति वगैरह। अब राजनीति में जाति आपको बताती कि राजनीति में जातियों के जो कम जातियां हैं उसको किस प्रकार पार्टियों में सीटें वगैरह मिली हुई है। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है। जाति एक सामाजिक समुदाय के गठन के एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के एक जाति के लोग स्वाभाविक समुदाय के निर्माण करते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं। दूसरी जाति के लोग, उनके हितों का मेल नहीं होता है, और सांप्रदायिकता मामले में ये देखी जाने वाली चीज। और पार्टियों के चुनाव उम्मीदवार में भी जाति वगैरह का तय किया जाता है, और राजनीति और उम्मीदवार का समर्थन भी जाति के आधार पे किया जाता है। यानी अपनी जाति का खड़ा है तो अपन उसको समर्थन करेंगे, वोट देंगे, भले ही वो किसी काम का नहीं हो। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का मतलब होता है एक नागरिक का एक वोट, और उसका उतना ही मूल्य होगा जितना इसका, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का होगा, पर उसका मूल्य कितना माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। यानी इसमें मताधिकार में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको जाति के आधार पे बांटा हुआ अपन ने पढ़ लिया कि जाति के आधार पे किस प्रकार से बंटा हुआ है। अपना पार्ट लंबा हो रहा है, इसलिए जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ रहे हैं वो ही पढ़ ले।
यानी राजनीति में जाति पर जोर देने के कई कारण ये अवधारणा बन सकती है चुनाव जातियों का खेल कुछ और नहीं है। बात सच है कि इन्हें देश की किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी उम्मीदवार चुनाव जीतने में एक जाति और समुदाय के ज्यादा लोगों को भरोसा हासिल करना पड़ता है। यानी एक गांव या एक जो फील्ड में लोकसभा क्षेत्र में एक जाति के तो लोग रहते नहीं, सभी जाति के लोग रहते हैं, तो सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे तभी वो सांसद बन सकते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं बेटा उनको बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। और जो विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद में होते हैं उनको विधायक। कोई भी पार्टी किसी भी एक जाति समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी में वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस जाति में ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देने वाले, यानी कोई पर्टिकुलर जाति को माना जाता है कि आप इस जाति के हैं तो ये तो उसी पार्टी को वोट देंगे, चाहे उस पार्टी का जो नेता है वो अच्छा है या नहीं है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियां उससे जाति के उम्मीदवार खड़ा करने में कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के अनेक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति एक ही उम्मीदवार नहीं होता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों विधायक हो, सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, विधायक जो विधानसभा और विधान परिषद के होते हैं। अगर जाति और समुदाय में राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने असरदार होते हैं कि मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। यानी अपनी जाति से नहीं रखे राजनीतिक दल के हम तो इसी पार्टी के हैं तो इसी पार्टी को वोट देने वाले हैं। यानी फिर उस पार्टी में चाहे हिंदू खड़ा हो, मुस्लिम खड़ा हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी पार्टी अपनी होती है कि जैसे भाजपा के है, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के, बसपा के, तो वो उसी को वोट देने वाले। समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय में अमीर गरीब लोगों की पार्टी भी बनी होती है और नेताओं लोकप्रियता चुनाव वगैरह होता है। अब जाति के अंदर कैसे राजनीति की जाती है, देखो अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जाति और राजनीति के बीच में एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इसी तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त होती है, जाति ही राजनीतिग्रस्त हो जाती है। ये चीज अनेक रूपों में देख सकते हैं अपन। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, पहले वे अपने समूह के जिन उप जातियों छोटा नीचा बताकर अपने के बाहर रखना चाहती थी अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती। यानी वोट के नाम पे वो समानता का पाठ उस टाइम पढ़ाया जाता है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती इसलिए वे ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जाति, यानी एक ही जाति के तो लोग खड़े होंगे तो मतलब एक ही जाति के जैसे हिंदू हिंदू है तो हिंदू सारा हिंदू लोग थोड़ी रहेंगे, ज्यादा है तो, पर सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तभी तो SC ST को आरक्षण दिया गया। और महिलाएं वगैरह भी कम होती है तो महिलाओं के लिए भी एक अलग से क्या बता रही है कि महिलाओं को भी इतना परसेंट लाना है। यानी 33% महिलाओं में लोकसभा और विधानसभा के लिए अधिनियम बनाना 2023 में राजनीतिक ताकत पाने से दूसरी जाति या समुदाय को साथ लाने की कोशिश करती है और इस तरह उनके संवाद और मोल तोल होता है। राजनीति में नए किस्म के जाति गोलबंदी भी हुई है, जैसे अंगाड़ा और पिछड़ा, यानी अगड़ा और पिछड़ा का मतलब हम आगे हैं आप पीछे हो, यानी ऐसे जातियों के साथ में मतलब जातियों को माना जाता है। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है और एक तरह से ये चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दुनिया भर की राजनीति पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदाय के गोल बंद करने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने का निर्णय प्रक्रिया बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। अनेक पार्टियां और घोर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने
उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। पर इनके साथ ही ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले में स्पष्ट हुआ, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार और ज्यादा बड़े मुद्दों लोगों को ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव, हिंसा को भी बढ़ावा देता है। यानी अपन पर्टिकुलर एक जाति को मान के कि हम इसी जाति के नेता को वोट देंगे, या हमारी जाति के या इस जाति के लोग इसी पार्टी से बिलोंग करेंगे या इसी पार्टी को वोट देने वाले, तो सही तरीके से अपने राजनीति नहीं होगी, सही व्यक्ति को अपन नहीं चुन पाएंगे। जब सही व्यक्ति को नहीं चुन पाएंगे तो देश के लिए सही नीतियां नहीं बन पाएगी और देश का विकास कहीं ना कहीं बाधा होगी और समाज में भी ये बाधाएं आती है। तो आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने साथ साथ में नोट्स बनाए नहीं बनाए तो आप मेरा वीडियो जब चल रहा है मोर में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी जो चीजें हैं वो लिखी हुई मिल जाएगी आपको, वहां से आप नोट्स बना ले। और अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई है तो और बच्चों तक भी शेयर करें। और जो गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ेगा ना बेटा, वो ही अपने परसेंटेज अच्छा बना पाएगा, मार्क्स अच्छे लाएगा एंड में। ठीक है, तो आप अपने और दोस्तों को भी क्लासेस शेयर करो और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।